तो स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने जो हमारा फर्स्ट पेपर है द फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब हम लोग थर्ड पेपर सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट पे बात करेंगे कि सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट में जितने भी 5 यूनिट्स हैं, तो उन पाँचों यूनिट से हम लोग बात करेंगे। तो आज हमारा जो यूनिट है और जो टॉपिक है वो मैं आप लोग को क्लियर करती हूँ कि आज का हमारा यूनिट है फर्स्ट यूनिट, जिसमें हम लोग आज चेंजिंग कॉन्सेप्शन ऑफ डेवलपमेंट के विषय में बात करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ के विषय में बात करेंगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट इन पर बात करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन तीनों का बचेगा फर्स्ट यूनिट में, जो मैं कल आप लोग को इन दोनों का वीडियो दे दूँगी। और ये जो सस्टेनेबल है ये काफ़ी बड़ा है, तो इसका मैं वीडियो आप लोग को लास्ट में दूंगी, मतलब बाद में दूंगी। थर्ड थर्ड डे जो हमारा होगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे होगा। तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के विषय में हम जानेंगे कि आर्थिक समृद्धि क्या है, आर्थिक विकास क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो आर्थिक समृद्धि और विकास, कितने समाजशास्त्रियों ने क्या क्या इन पर अपना मत दिया है वो भी हम बताएंगे आप लोग को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के विषय में बात करने से पहले, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और एक रिक्वेस्ट है मेरा आप लोगों से कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको पहुँचाने के लिए। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं कि क्या क्या है। मैंने इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, लिख लिख भी दिया है मैंने सारा नोट्स के जैसे इसको, कि आप लोग चाहे तो वीडियो रोक करके इन सब चीज़ों को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जानने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय का मतलब ये होता है कि किसी भी राष्ट्र में प्रतिवर्ष आय एकत्रित होती है, किंतु दूसरी ओर राष्ट्रीय कोष में कुछ मुद्राओं का ह्रास भी होता है, और एकत्रित आय में ह्रास आय को घटाकर जो आय बचती है वही वास्तविक राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक, मतलब प्रतिवर्ष कुछ आय एकत्रित होता है, लेकिन राष्ट्रीय कोष में कुछ आय का ह्रास भी होता है, तो जो आय एकत्रित हुआ है उसमें से ह्रास आय को घटाकर जो आय बचती है वही वास्तविक राष्ट्रीय आय कहलाती है। फिर देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। तो ये चीज़ हो गया। अब हम देखते हैं ये राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, ये जो दोनों हैं ये आर्थिक विकास में हमें मिलेगा, आर्थिक समृद्धि में नहीं। आर्थिक समृद्धि में हमें केवल उत्पादन मिलेगा। तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया यूनिट 1 हमारा विकास के बदलते आयाम हम लोग पढ़ लेंगे, और आर्थिक विकास हम लोग पढ़ लेंगे। आर्थिक विकास में जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ लेंगे, और ये दोनों है इसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको मैंने बहुत शॉर्ट में लिख भी दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो वास्तविक राष्ट्रीय आय प्लस प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू आर्थिक विकास। तो और यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रोथ जो है वो उत्पादन में वृद्धि, सिर्फ उत्पादन में वृद्धि, मतलब किसी राष्ट्रीय उत्पादन में जो वृद्धि होती है वही समृद्धि कहलाती है। तो अब हम जानेंगे कि चेंजिंग कॉन्सेप्शन ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास की बदलती अवधारणाएं क्या हैं। आज़ादी से पहले कैसा था भारत, और उसके बाद से मतलब उसमें सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर कितने परिवर्तन हुए हैं, उसके विषय में हम बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद भारत में औद्योगिकरण, नवीनीकरण तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया में काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन हुआ है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में लगभग 38 करोड़ लोग क्षेत्रों में निवास करने लगे हैं। पिछले दशकों की बात करें तो खेती पर आश्रित वर्गों का अनुपात घटकर 2/3 से भी नीचे आ गया है। तो ये चीज़ तो सही है कि गांव की खेतियों को छोड़कर लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हो गया। फिर इन्होंने लिखा है कि परिवार की गुणात्मक विकास के लिए लोग बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। तो ये बात भी है। ज़्यादा से ज़्यादा जिनके पास अब कुछ नहीं रह रहा है वो भी अपने बच्चों को पढ़ाने के पीछे भाग रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख लें, पढ़ेंगे तभी तो
किसी सरकारी या गैर सरकारी उच्च पदों पर इन्हें कार्य मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें। फिर हम फिर इन्होंने लिखा कि आधुनिक शिक्षा तथा नगरीकरण के प्रभाव में धर्म निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में लोगों में अंधविश्वास एवं धर्मनियता में कमी आई है। मतलब लोगों में जो जो पहले के लोगों में धर्म की जो भावना थी और विश्वास, जो सारी चीज़ें थी, उसमें अब बहुत कमी आ गई है। क्योंकि हमें नॉर्मल देखने को मिल रहा है कि घर में अगर मंदिर है तो अगर थोड़ी थोड़ी बड़ी मंदिर है तो वहाँ भी लोग सुबह शाम आरती करने की बजाय किसी एक पंडित को रख ले रहे हैं। और वो पंडित को रख रहे हैं सुबह शाम दिया जलाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, और वो पंडित भी एक व्यवसाय की तरह आता है और दिया जलाता है, चला जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये हमारे धर्म में कमी आई है। फिर हम देखते हैं कि भारतीय ग्रामीण परिवेश में आधुनिकीकरण के कारण परंपरागत अध्ययन, जो मतलब हमारे ट्रेडिशनल कल्चर जो थे, वो ट्रेडिशनल कल्चर में काफ़ी भिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं, काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। और बाहरी संस्कृति मतलब अलग अलग देशों के अलग अलग राज्यों के जो अलग अलग धर्म है, जो चीज़ें उसे लोग स्वीकार कर रहे हैं और अपनी जो पुरानी जो संस्कृति है उसे भूलते जा रहे हैं। तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि बच्चों की उच्च शिक्षा प्राप्त कर सरकारी एवं गैर सरकारी उच्च पदों को प्राप्त करते हैं। भारतीय समाज में कुछ वैज्ञानिक अब यह मानते हैं कि धीरे धीरे भारत आधुनिकता की चरण की सीमा बढ़ रहा है, इनकी चरण की सीमा जो है वो बढ़ रही है, जिसके उपरांत भारत आधुनिक युग में प्रवेश करेगा। और विचारकों के अनुसार उत्तर वैदिक समाज एक बहुत बारीक समाज होगा एवं ऐसे समाजों में उत्पादन एवं खपत में वृद्धि होगी। मेरा मानना है कि समाज में ही विकास हो रहा है, कपड़ों में विकास हो रहा है, इंसान की थिंकिंग जो है वो वही की वही है, उसमें अभी विकास नहीं हो रहा है। तो यही सारी चीज़ें। फिर हम देखते हैं कि अब हमारा ये जो चेंजिंग कॉन्सेप्शन ऑफ डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि भारत के आज़ाद होने से पहले जो यहाँ के लोगों की रहन सहन का जो तरीका था वो सब, और खान पान बोल चाल ये सब चीज़ें, और उसके बाद से जो है उन सबों में परिवर्तन हम लोगों ने जाना। अब हम बात करेंगे कि आर्थिक समृद्धि क्या है। तो मैंने आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का अलग अलग टिप्पणी मतलब अलग अलग लिख दिया है। इनका जो नॉर्मल नॉर्मल जो है वो भी मैंने लिख दिया है। फिर कुछ समाजशास्त्रियों ने इन पर टिप्पणियाँ दी हैं, अपने मत दिए हैं, उनको भी मैंने लिखा है। तो मैं ये चीज़ मिला के नहीं लिखी हूँ, अलग अलग लिखी हूँ कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि क्या है। तो आर्थिक समृद्धि जब विकसित राष्ट्रों की आय एवं उत्पादन में निरंतर वृद्धि होने लगती है, तब यही स्थिति आर्थिक समृद्धि कहलाती है। इसका संबंध आर्थिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन से है। मतलब कि विकसित राष्ट्रों में आय में निरंतर वृद्धि जब होती है तो उसे ही हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू सुम्पीटर, तो सुम्पीटर लिखते हैं कि आर्थिक समृद्धि एक ऐसा दीर्घकालीन परिवर्तन है जो जनसंख्या तथा बचत में होने वाले परिवर्तन से है या उसमें होने वाली सामान्य वृद्धि के कारण होती है। अब हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, नोट्स वाला मैं आप लोग को दे रही हूँ, तो इस कहीं ना कहीं आप ये चीज़ रख लीजिए कि जो भी चीज़ें मैं आप लोग को नोट्स में दे दे रही हूँ, इसी में से कहीं ना कहीं हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। अब ये बहुत नॉर्मल तरीके से हम देख सकते हैं ये चीज़ कि सिर्फ सुम्पीटर ही ऐसे हैं जिन्होंने आर्थिक समृद्धि पर अपनी टिप्पणी बड़ी दी है। मतलब बाकी लोगों ने इसे उत्पादन से ही जोड़ा है। ये हो गए, फिर बोन हो गए। तो कुछ समाजशास्त्री हैं जो आर्थिक समृद्धि और विकास पर अपना मत दिए हैं, जिसमें से पहले नंबर पे सुम्पीटर हैं, दूसरे पे मोन है, तीसरे पे मायर, चौथे पे बाल्डविन और पांचवे पे किल्डेल बर्जर, छठवें पे उर्सुला हिक्स। ये इन लोगों ने इस पे अपने डेफिनेशन दिया है जो भी। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हाँ सॉरी, चार्ल्स किल्डेले बर्जर का हो गया। अब हम देखते हैं कि जो इसका मूलभूत रूप से जो निकल रहा है वो उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि का जो संबंध है वो केवल विकसित राष्ट्रों के उत्पादन में होने वाले परिवर्तन अर्थात वृद्धि से, इसमें नवीनता का सृजन नहीं होता, बल्कि ये परंपरागत एवं नियमित घटनाओं का परिणाम होता है। तो उसके बाद आर्थिक समृद्धि की कुछ विशेषताएं हैं।
तो पहली विशेषता ये है कि इसका संबंध केवल विकसित राष्ट्रों से होता है। दूसरा, इसकी गणना उत्पादन में वृद्धि के आधार पर की जाती है। ध्यान से आप लोग इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यही चीज़ें अंतर भी हो जाएगी। फिर तीसरा, यह एक सीमित प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? बोन ने। सॉरी, मैं लिखी नहीं हूँ अभी नीचे वो मैंने लिखा है, अभी दिखाती हूँ आप लोग को। फिर चौथा, यह एक स्थिर एवं नियमित परिवर्तन है जिसे दीर्घकाल के पश्चात स्वीकार किया जाता है। और पांचवा है आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास के बाद की प्रक्रिया है। ये एक अंतर भी हो गया हमारा। अब मैंने बोला ना कि कुछ कुछ मिला है मुझे, मैंने लिखा है, तो मैं ढूंढ रही थी, मुझे 2 ही समाजशास्त्री मेरी बुक में मिले। फिर ऑनलाइन भी मैंने देखा तो उतना क्लियर नहीं होता है ऑनलाइन वाला। तो फिर जाके लास्ट में मुझे उर्सुला हिक्स और बोन, इन दोनों लोग का समाजशास्त्री लोगों का मुझे मिला। तो मैंने लिखा कि मैंने लिख दिया। तो फिर उर्सुला हिक्स ने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि ये समृद्धि को विकसित राष्ट्र से जोड़ते हुए विकसित शब्द तो आर्थिक विकास की दौड़ से परे माना है। उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से वे आर्थिक समृद्धि प्राप्त करते हैं। मतलब इनका भी डेफिनेशन यही है कि उत्पादन, बस एक वही सुम्पीटर जी ही हैं जिन्होंने इसे जनसंख्या और जनसंख्या, उत्पादन, इन सबों से रिलेटेड करके लिखा है। बाकी सब लोग ने सिर्फ उत्पादन वाला ही डेफिनेशन दिया है। तो ये हमारा हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के विषय में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? तो हम देखते हैं कि आर्थिक विकास का संबंध तो वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में होने वाले विकास से है। इसका अध्ययन विकासशील राष्ट्रों के संबंध में किया जाता है। मैंने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय आप लोग को बताया ही। और फिर देखते हैं कि किंडले वर्जर ने कहा कि आर्थिक विकास में उत्पादन वृद्धि की गणना की जाती है। संरचना में होने वाले परिवर्तन, तकनीकी व संस्थात्मक परिवर्तनों का इसमें स्थान होता है। उर्सुला हिक्स ने कहा है, इन्होंने 2 अवधारणाओं विकसित एवं अल्प विकसित राष्ट्रों के संबंध में उल्लिखित किया था। इन्होंने कहा कि साधन विहीन होने के कारण अल्प विकसित राष्ट्र आर्थिक विकास को पाने का प्रयास करता है। बोन ने इसे सचेत प्रक्रिया माना। फिर हम देखते हैं कि आर्थिक विकास की बोलने से, हाँ, फिर इसकी 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जिसमें पहला है सामाजिक क्षेत्र में विकास। जो आर्थिक विकास है वो पहले सामाजिक क्षेत्र में विकास, दूसरा आर्थिक क्षेत्र में विकास, इन 2 स्टेज में बांटा गया है। आर्थिक विकास की दौड़ में कुछ अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है आप लोग अगर इसे चाहें तो लिख सकते हैं अच्छे से कि हम देखते हैं कि आर्थिक विकास के कुछ देशों के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। और जो आर्थिक समृद्धि से रिलेटेड है, अल्प विकसित राष्ट्र जो कहलाते हैं, उनका भी नाम मैंने लिख दिया है। तो आर्थिक विकास से संबंधित मतलब विकसित समाज से संबंधित है अमेरिका, जापान, कनाडा, रूस, ये देश। इन देशों में आर्थिक विकास हुआ है। और लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया, इन देशों में आर्थिक आर्थिक डेवलपमेंट हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण को परिभाषित करने के लिए 3 स्टेज हैं, जिसमें पहला है अधिक उत्पादन एवं इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि के आधार पर, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के आधार पर, और तीसरा है जीवन स्तर में सुधार के आधार पर। ये 3 स्तर हैं आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से। तो ये हो गया हमारा आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। मैंने जितने भी समाजशास्त्री हैं 2-3 लोग का, मैंने उन लोग का भी मत आप लोग को बता दिया है। समृद्धि मीन्स बता दिया, चेंजिंग कॉन्सेप्शन ऑफ डेवलपमेंट वो बता दिया, इकोनॉमिक ग्रोथ बता दिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बता दिया। अब मैं आप लोग को बताती हूँ, ये 9 तरह की ये हैं जिनके विषय में हमें मैंने डिफाइन नहीं किया इन लोगों को। ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके मापदंड हैं ये, मतलब उसमें ये बताया गया कि ये सारी चीज़ें मिलकर ही आर्थिक विकास, मतलब ये सारी चीज़ें हैं तभी आर्थिक विकास है। तो पहला है राष्ट्रीय आय, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय, तीसरा आय का समान वितरण। तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय आप लोग को पता है। इन पाँचों का मैं करूँगी डिफाइन करूँगी, क्योंकि यही पाँचों आप पूछता है। ये 3 हो गया, ये राष्ट्रीय आय, ये प्रति व्यक्ति आय, आय का समान, उपभोग का ढांचा, आर्थिक कल्याण। तो इन पाँचों पे मैं बात करूँगी। तो राष्ट्रीय आय पता है आप लोग को, प्रति व्यक्ति आय पता है आप लोग को, आय का समान वितरण का मतलब ये हुआ कि जो भी वास्तव में
जो राष्ट्रीय आय होते हैं उनमें वास्तविक तौर पे यदि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है। ये होता है ना कि अगर वास्तविक आय में वृद्धि हो रही है तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। तो प्रति व्यक्ति आय सब परिवारों के पास नहीं पहुंच रहा है। तो इसका यही मतलब था कि जो उच्च जाति मतलब उच्च लोग हैं उच्च पदों पर वो उसे हासिल कर ले रहे हैं और जो निम्न पदों के पास तक वो राष्ट्रीय आय के वो जो भी मतलब सॉरी जो भी उनके महत्व हैं वो निचले वर्ग के लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो जो आय है उसका समान वितरण किया जाए, नीचे वर्ग के लोगों में और ऊंचे वर्ग के लोगों में सब में समान वितरण किया जाए। उपभोग का ढांचा मीन्स जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो कोई कोई भी चीज़ें आ रही है तो उस पहले उन्हीं तक पहुंच रही है और वो उसे नीचे वर्ग के लोगों को अगर दे भी रहे हैं तो थोड़ा दे रहे हैं और उससे कट करके अपने पास रख ले रहे हैं। आर्थिक कल्याण को डिफाइन किया इन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र में वास्तविक राष्ट्र आय और प्रति व्यक्ति आय इन दोनों की आय में जब साथ साथ परिवर्तन होता है तो ये संतोषजनक है। लेकिन उत्पादन की तुलना में जनसंख्या वृद्धि में और इन सबों में अगर आर्थिक समानता में वृद्धि नहीं हुई है, बेकारी, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति जैसी आर्थिक सामाजिक समस्याओं में वृद्धि नहीं हुई है, तब यह माना जाएगा कि जो स्थिति है वो आर्थिक रूप से कल्याण की स्थिति मतलब वो जो स्थिति होगी वो आर्थिक रूप से कल्याण की स्थिति कहाएगी। यह अमुक राष्ट्र मतलब आर्थिक विकास यह माना जाएगा कि राष्ट्र में आर्थिक विकास हो रहा है। तो ये पांचवा है। छठा है आपका यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें डिफाइन करना है क्योंकि कुछ क्वेश्चन इससे आने वाले नहीं हैं। यही सब चीज़ें आएगा, आप लोग चाहे तो ये हेडिंग्स लिख लीजिएगा अगर बाय द वे आ गया तो यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। फिर है उत्पादन वृद्धि में निरंतर सुधारात्मक परिवर्तन। फिर है कृषि के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन। फिर है बचत एवं विनियोग का उच्च स्तर। फिर औद्योगिकरण एवं नगरीकरण में वृद्धि। एक्चुअली क्या हुआ है, मैं अभी जस्ट इसके पहले सेम यही वीडियो बनाई हूँ लेकिन उसे सेव करते समय मुझसे गलती से वो डिलीट हो गया है। 30 मिनट मैं बोली हूँ और मैं अभी फ़िलहाल पूरी थक गई हूँ बोल बोल के। तो अभी मैं उस चीज़ को क्लियर डिफाइन तो कर रही हूँ, मैं करूँगी भी, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रहा है जैसे मैं फर्स्ट वीडियो में बनाई हूँ जो एनर्जी के साथ उसको मैं बनाई हूँ वो एनर्जी भी डाउन हो गया। खैर ये तो करना ही है। तो हम लोगों ने जाना कि चेंजिंग कॉन्सेप्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हम जानेंगे कि अल्प विकसित मतलब अल्प विकास क्या है, अंडर डेवलपमेंट। तो अंडर डेवलपमेंट जानने से पहले उसमें हाथ डालने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे जैसे उसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को जाना। इसमें हम लोग आयात और निर्यात इसमें मतलब अंडर डेवलपमेंट पढ़ने के लिए हमें आयात और निर्यात जानना पड़ेगा। तो आयात क्या है ये हम देखते हैं। आयात मीन्स इम्पोर्ट, इंग्लिश वर्ड है उसका इम्पोर्ट, एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसे हिंदी में आयात कहते हैं। दरअसल भारत में किसी अन्य बाहरी देश में किसी प्रकार की वस्तुओं को खरीदना आयात कहलाता है। मतलब यदि दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि किसी वस्तु को दूसरी जगह से मंगवाने की प्रक्रिया को आयात अर्थात इम्पोर्ट कहा जाएगा। सीमा शुल्क अधिनियम द कस्टम्स एक्ट 1962 के अनुसार इंपोर्ट का मतलब किसी अन्य देश से वस्तुओं का भारत में लाना या खरीदना आयात कहलाता है। आयात मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ जो हमारे भारत में कमी है जैसे मसालों की हो गई, जिस भी चीज़ की कमी हो रही है और उसे हम दूसरे देशों से मंगवा रहे हैं उसे ही आयात कहते हैं। और निर्यात मतलब जो दूसरा है एक्सपोर्ट, तो इसको हिंदी भाषा में निर्यात कहते हैं एक्सपोर्ट को। निर्यात का मतलब ये होता है कि यदि हम किसी वस्तु को भारत से दुनिया के किसी अन्य देश में विक्रय करते हैं या बेचते हैं तो यह प्रक्रिया निर्यात कहलाती है। आयात में हम खरीदते हैं और निर्यात में हम बेचते हैं। तो ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। फिर हम अब बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो हमारा आर्थिक विकास है उसकी विशेषताएं क्या क्या है उस पर हम बात करेंगे। तो पहला विशेषता जो है वो है, पहला है आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है। दूसरा है निर्धनता दूर करना आर्थिक विकास का प्रधान लक्ष्य है। तीसरा है आर्थिक विकास का अर्थ वास्तविक आय में दीर्घकालीन वृद्धि है। चौथा है आर्थिक विकास का उपलक्ष्य आर्थिक असमानता में कमी लाना है।
पाँचवा है आर्थिक विकास के कुछ अन्य लक्ष्य हैं, जिसे डाइवर्सिफिकेशन और मॉडर्नाइजेशन, मतलब अर्थव्यवस्था का विशाखन और आधुनिकीकरण, इन दोनों से जोड़कर उसके अन्य लक्ष्यों को बना दिया गया है। मतलब इन दोनों जोड़कर अन्य सॉरी अन्य लक्ष्यों को जोड़कर, मतलब ये अर्थव्यवस्था और आधुनिकीकरण, इन दोनों को जोड़कर उनके अन्य लक्ष्य को निर्धारित कर दिया गया है। तो हम लोगों ने अभी ये पाँचों पे मैंने बात किया ही, नेशनल इनकम, प्री कैपिटा इनकम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम स्ट्रक्चर ऑफ कंजम्पशन, इकोनॉमिक वेलफेयर, ये सारी बात हो गई हमारी। अब हम बात करेंगे अंडर डेवलपमेंट पे। तो अंडर डेवलपमेंट क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे कि अंडर डेवलपमेंट अल्प विकास से तात्पर्य अपेक्षित विकास का न होना, या विकास के लक्ष्य से कम विकास होना, या उसके अनुरूप विकास न होना माना जाता है। मतलब जितना विकास होना चाहिए उससे कम होना, यही अंडर डेवलपमेंट में है। तो यहाँ पे मैंने उसको डिफाइन भी कर दिया है। कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब इसके जो भी रीज़न, कारण क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। तो पहला कारण ये है कि उपनिवेशवाद और आर्थिक पिछड़ापन। दूसरा कारण है प्राकृतिक संसाधन एवं पिछड़ापन। तीसरा कारण है अपर्याप्त पूंजी, आर्थिक पिछड़ेपन का कारण। चौथा है तकनीकी पिछड़ापन और अल्प विकास। पांचवा है उद्यम और आर्थिक विकास। छठवां है संस्थात्मक कमजोरियों और आर्थिक पिछड़ापन। सातवां है आर्थिकेतर। आठवां है सातवां आर्थिकेतर कारण तत्व और आर्थिक विकास। अब हम जो हमारा अंडर डेवलपमेंट है उसकी कंडीशन क्या है, शर्तें क्या क्या है, उन पर हम बात करेंगे। अंडर डेवलपमेंट का है तो बड़ा, लेकिन हमें ज़्यादा ये जितने भी इसके शर्तें हैं इसको मैंने डिफ़ाइन किया है, लिखा भी है मैंने इसको, लेकिन मैं वो आप लोग को दे नहीं रही हूँ इसके लिए कि मैंने सर से अपने बात किया था। सर बोले कि इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है उसे डिफ़ाइन करने का है, या क्योंकि वो आने वाला है नहीं। तो कोशिश हमारी यही है, हाँ, जानना अपनी जगह कि हाँ हम उस चीज़ को जानते हैं तो अच्छी बात है हमारे लिए, नॉलेज तो अच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर होगा तो मैं आप लोग को अगली वीडियो, मतलब कोई एक वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आप लोग को ये सब दे दूंगी, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आप लोग को इसमें बता रही हूँ। अब कंडीशन क्या है? ओह, मैंने तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिफरेंट, ये जो उसको तो मैंने लिखा ही नहीं है। एनीवे, आप लोग अगर इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से समझ गए हैं तो अंतर जो जो संबंध है वही अंतर है, तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा। अगर ऐसा नहीं होता, अगर आप लोग को ज़रूरत है अंतर की, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को उस पर वीडियो बना के दे दूँगी, या फिर जो हमारा कल वीडियो में बनाऊँगी उसमें नहीं होगा तो मैं इसके अंतर को आप लोग को बता दूँगी। तो जो कंडीशन है वो हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो देखते हैं कि अल्प विकसित देश के लिए सर्वप्रथम एक राज्य की आवश्यकता होती है जो प्रशासन का कार्य संभाल सके। दूसरा, एक ईमानदार तथा प्रभावी लोक शासन का विद्यमान होना ज़रूरी होता है। तीसरा, सामाजिक न्याय अच्छे से होनी चाहिए। चौथा को पूंजी और तकनीकी से जोड़ दिया गया है, ये समान होना चाहिए। पाँचवा, वह उचित विकास आयोजना की व्यवस्था करे। छठा में बताया गया कि निरंतर प्रगति के लिए अल्प विकास देश में पर्याप्त वित्तीय अस्थायित्व, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो चीज़ होनी चाहिए। तो अल्प विकास का ये सब बताया गया। तो आज का जो हमारा था मैंने वो सब आप लोग को बता दिया है। हमारा वीडियो यहीं तक है। हमने नोट्स दे दिया है, जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उसको भी मैंने आप लोग को बता दिया है। अब मैं आप लोग को ये बता देना चाहती हूँ कि एक सेकेंड, हाँ, ये जो हमारा विकास के बदलते आयाम, आर्थिक विकास के अंदर जो भी चीज़ें थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब मैंने बता दिया। अब मैं कल आप लोग को मानव विकास और सामाजिक विकास पे वीडियो दे दूंगी, क्योंकि जो सतत विकास है ये बड़ा है, इसमें 17 गोल्स वगैरह हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट तो सारे हैं, ठीक, क्योंकि हो सकता है कि किसी पे भी टिप्पणी लिखने को आ सकता है, तो सब है। और इतना मैंने आप लोग को नोट्स दे दिया है कि टिप्पणी अगर आ गई तो आप लोग चाहें तो मेरे ही नोट्स से आप लोग लिख सकते हैं। जितना मैंने लिखा है उतना भी अगर आप लोग पढ़ लेंगे ना तो भी बहुत अच्छे से आप लोग का एग्ज़ाम जाएगा। सतत विकास की अवधारणा है। तो कल की जो हमारी टॉपिक है वो यही 2 टॉपिक है, उस पे हम लोग कल बात करेंगे। सो आज का कंप्लीट हुआ यहीं तक।
विकास के बदलते आयाम, आर्थिक विकास। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना प्लीज़ मत भूलिए। और हाँ, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक उसको पहुँचाने के लिए। और कल के टॉपिक मानव विकास, सामाजिक विकास। और अगर आप लोग को इसका आंसर चाहिए, मैं कल के वीडियो में दे दूँगी। कमेंट आप लोग कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय।